हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो बच्चों, ये वाला सेकंड टर्म में आपका फुल चैप्टर आने वाला है, इसीलिए इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तत्व किसे कहते हैं? अभी तक ज्ञात तत्व फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है हमें। थर्ड है डोबेन-रायनर के तर्क। फोर्थ है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। और 5 है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। और छठा टॉपिक है आपका मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, यानी कि विशेषताएं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले हमें पढ़ना है बच्चों कि तत्व किसे कहते हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो देखते हैं तत्व किसे कहते हैं हम। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने उन्हें तत्व कहलाते हैं। यानी कि एक ही चीज़ से मिलकर बनने वाले पदार्थों को, अणुओं को तत्व कहलाते हैं, वो तत्व कहते हैं। उदाहरण है उसका, एग्जाम्पल सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों। और अभी तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, 118 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों। तो बच्चों, हमें पहले पता होना चाहिए कि वर्गीकरण का मतलब क्या है। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। हमें बांटने की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका मतलब है, अब इसको देखते हैं। तत्वों के सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनका वर्गीकरण किया गया। इसका मतलब है कि तत्वों को सही ढंग से पढ़ने के लिए, सही ढंग से उनको पढ़ने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए उन्हें बांटना पड़ता है, वर्गीकरण करना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब डोबेन-रायनर के तर्क। तो बच्चों, डोबेन-रायनर थे कौन? डोबेन-रायनर एक वैज्ञानिक थे। इनका तर्क क्या था, क्या कहते हैं ये? 1817 में, सन 1817 में इन्होंने डोबेन-रायनर के तर्क, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार, यानी कि लाइनदारी से लगाया जाता है उनके वजन के हिसाब से, तो तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें तर्क कहा गया। यानी कि जब तत्वों को लाइनदारी से लगाया जाता है तो एक समूह प्राप्त होता है, जिसे तर्क कहते हैं। ठीक है, तर्क के मध्य तत्व, यानी कि बीच का तत्व जो है, का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। समझ गए आप? यानी कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड जो कर देंगे हम, तो वो बीच वाले का आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। वो ये देखिए, आपका उदाहरण आपके सामने है। अब ये देखिए, कैल्शियम का है 40.1 और बेरियम का है 137.3। तो आपने बताया दोनों साइडों के को प्लस कर दीजिए, 137.3 और दोबारा से लिखते हैं 137.3 प्लस 40.1। अब यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ भी 7 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा।
आ गया 177.4 आ गया इसका आंसर। इन दोनों का प्लस करके हमने 177.4 निकाल लिया। अब इसको मध्य कैसे निकालेंगे हम? 177.4 को हम लिखेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 अट्ठे 16, 1 बच गया, और 2 अट्ठे 16 फिर कर देंगे, फिर पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, और 2 दूनी 4, यानी कि इसके लगभग आ गया ना ये 87.6, 88.2। तो चलिए आप समझ गए होंगे। अब इसकी सीमा है, यानी कि इसकी गलतियां क्या थी। डोबेराइनर ने अपने तिर्क का जो सिद्धांत बताया था, इसमें इसकी गलतियां क्या क्या थी वो देखते हैं। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 तिर्क ही ज्ञात हो सके थे, यानी कि उस समय में जितने भी, यानी कि 1817 में 17 के समय में जितने भी तत्व ज्ञात थे उस टाइम पर, ये सिद्धांत केवल तिर्क पर ही ज्ञात कर सके थे, ये और ज़्यादा ज्ञात नहीं कर सके थे इसके ज़्यादा। तो अब पढ़ते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या था बच्चों? न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत जो था, न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। इसका मतलब है जो न्यूलैंड्स थे वो अंग्रेज़ वैज्ञानिक थे, उन्होंने बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, यानी कि रख दिया। तो उन्होंने क्या पाया? प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे, यानी कि पहला तत्व शुरू होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से लेकर 8वें तक जब वो पहुँचे तो इसके गुण और 8वें तत्व के गुण समान थे, यानी कि सेम थे। समझ गए आप? इनका कहने का मतलब ये था। और इन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, यानी कि आपने सुना होगा सा रे गा मा पा धा नी सा। 8वें नंबर पे सा से शुरू हुआ, सा पर ख़त्म हो गया, समान हो गया, इसलिए इन्होंने संगीत से अष्टक की सिद्धांत कहा गया। संगीत से अष्टक से की गई तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। चलिए चलते हैं आगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम के धातु गुण समान है, लिथियम के और सोडियम के धातु गुण एकदम समान है। अब इन्होंने गलती क्या क्या करी थी? न्यूलैंड्स जी ने गलती क्या क्या कर दी थी? जो वैज्ञानिक न्यूलैंड्स थे, इन्होंने इस सिद्धांत में गलती क्या क्या करी वो आपको मैं बताऊंगा। ये नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों तक लागू था, यानी कि ये नियम जो इनका नियम था अष्टक का सिद्धांत, संगीत अष्टक का सिद्धांत, ये सिर्फ कैल्शियम यानी कि हल्के हल्के तत्वों पर ही लागू हुआ, भारी तत्वों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नए तत्वों के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते थे, यानी कि जो नए तत्व आए सारणी में, इन्होंने बहुत सारे तत्व छोड़ दिए गए थे, जो अब नए तत्व आए वो मेल नहीं खाते थे, यानी नहीं मिलते थे इनसे। तीसरा, सारणी में तत्वों को समांजित करने के लिए, मतलब टेबल में उनको समान करने के लिए, तत्वों को समान करने के लिए इन्होंने ना केवल तत्वों को एक साथ रख दिया बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान पर रख दिया। इसका कहने का मतलब है सारणी को समान करने के लिए तत्वों को एक तो एक साथ रख दिया, और जिनके गुण समान नहीं थे यानी कि बराबर के नहीं थे उनको भी एक साथ रख दिया, असमान तत्वों को भी एक साथ रख दिया। इनकी ये गलतियां थी, याद रखिएगा। चलिए ये रहा, देखिए ये पेज देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। अब आते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है बच्चों, आवर्त सारणी ये आपका टॉपिक है मेंडलीव वाला। आवर्त का मतलब होता है पीरियड, यानी कि एक टाइम सही है, टाइम, समय। अब इसके पॉइंट देखते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। इसका कहने का मतलब है तत्वों के भौतिक का मतलब होता है बच्चों ऐसे परिवर्तन जिसके कोई नया पदार्थ
ऐसा परिवर्तन जिसका कोई नया पदार्थ ना बनता हो। ऐसा कोई भी परिवर्तन हो जिसका कोई नया पदार्थ ना बनता हो। जैसे हमने बल्ब जलाया स्विच खोलकर, अब हम उसे ऑन करा तो जल गया, अब उसे ऑफ करेंगे अगर हम, तो वो बंद हो जाएगा, उसी अवस्था में आ जाएगा जिस अवस्था में था। इसका कहने का मतलब ये है। तथा रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन है। यानी कि आवर्त फलन का मतलब होता है बच्चों, एक निश्चित दूरी को करने के बाद दोबारा आना आवर्त फलन होता है। यानी कि एक निश्चित दूरी तक जहाँ तक तत्व थे वो दोबारा से वही रिपीट हो रहा था, तो उसको आवर्त फलन कहते हैं। ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है, यानी कि उनके विशेषताओं पर आधारित था ये। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं। इसमें जो ना 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, यानी कि स्तंभ मतलब समझते हैं आप जिसके ऊपर ये खड़ा हुआ है। एक तरीके से घर के नीचे स्तंभ नहीं खड़े करते हम, उसको खड़ा करने के लिए उस वही वाले स्तंभ समझ लीजिए, जिन्हें समूह कहते हैं, यानी कि ग्रुप कहते हैं। 6 36 पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। एक तो इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं, और 6 36 पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, यानी कि पीरियड टाइम कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब टॉपिक आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। उपलब्धियों का मतलब क्या होता है? उपलब्धियों का मतलब होता है उसकी विशेषताएं। सही है बच्चों, उसकी अच्छाइयाँ। अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। जो तत्व उस टाइम पर नहीं थे, मेंडलीव के टाइम पर नहीं थे, उनके लिए इन्होंने रिक्त स्थान यानी खाली जगह छोड़ दी। अगर जब भी आएंगे वो तो उन्हें रख दिया जाएगा। जैसे कि स्केडियम बाद में आया, गैलियम बाद में आया, और तथा जर्मेनियम बाद में आया। तो इसका प्रतीक क्या क्या होते हैं? स्केडियम का Sc होता है, और गैलियम का Ga होता है, और जर्मेनियम का Ge होता है। तो सेकंड देखिए आप, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया। यानी कि समान गुणधर्म यानी कि एक ही विशेषता वाले गुणधर्म जो थे उनको एक साथ रख दिया इन्होंने, अब उनको जगह मिल गई। पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अकरीय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। यानी कि जब इनकी टेबल देखी गई, इनकी सारणी देखी गई मेंडलीव की, तो पिछली व्यवस्था को जो उन्होंने बना रखी थी उसको छेड़े बिना ही जो भी अकरीय गैस आए, जैसे हीलियम होता है, लिथियम होता है, इसे छेड़े बिना ही उस समूह में रख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं आई। इसका कहने का मतलब ये है। अब मेंडलीव जी ने भी क्या क्या गलती कर दी, यानी कि उनकी उपलब्धियां भी हैं, कुछ गलतियां भी कर दी थी उन्होंने। तो क्या गलतियां कर दी थी वो आपको पता होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, समझिए, जो उनके तत्व की समस्थानिक स्थिति थी ना वो ठीक नहीं थी। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना, यानी कि हाइड्रोजन एक तत्व है, आपको पता है, उसका स्थान जो ना, उसकी जगह जो थी वो निश्चित नहीं थी, वो इधर उधर पड़ा हुआ था। इन्होंने ये गलती कर दी है। दूसरी गलती ये कर दी कुछ। तो बच्चों अब आ जाता है आपका तीसरा पॉइंट, कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, यानी कि उसका वजन के अनुसार लिहाज से अनुसूचित क्रम नहीं मिल पाए। यानी कि उन्हें लाइनदारी से लगाने पर तो लगा दिया था, लेकिन उनको सही जगह अनुसूचित नहीं किया गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।